हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा दैट आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए से प्रोटीन्स फॉर्म हुए। अब ये प्रोटीन्स जो है दे कंबाइंड विथ ब्रॉथ। ब्रॉथ मतलब ऑल द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच वर डिजॉल्व्ड इन वाटर इन ओपैरेन-हाइलेंस थ्योरी। तो ये दोनों कंबाइन होने के बाद दे फॉर्म्ड एग्रीगेट्स। ऐसे एग्रीगेट्स उन्होंने बनाए। अब ये एग्रीगेट्स, these aggregates were called protobions. And they could not reproduce. They could not reproduce. Now Oparin called these aggregates as, he called them coacervates. Now these coacervates were single membrane bound and they were aggregates of lipids. Now Sidney Fox called, there was another scientist, Sidney Fox. He called these similar aggregates as microspheres. तो ये जो माइक्रोस्फीयर्स थे they were double membrane bound. डबल मेम्ब्रेन बाउंड थे एंड दे वर एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीनॉइड्स। ठीक है, तो ये जो एग्रीगेट्स थे दे वर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स और इनके पास दो प्रॉपर्टीज थे लिविंग प्रिमिटिव लिविंग सेल्स की तरह, जो कि थे ग्रोथ एंड डिविजन। तो ये जो एग्रीगेट्स थे दे कुड रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, तो ये टूट जाते थे और नंबर ऑफ स्मॉल एग्रीगेट्स फिर से बन जाते थे। सो दे हाँ, और ये ऐसा माना जाता है कि प्रोटोबायन्स जो थे दे फॉर्म्ड फर्स्ट प्रिमिटिव लिविंग सेल्स कॉल्ड इओबायन्स। First primitive living cells, eobions or protocells. अब हमें पता है कि प्रिमिटिव अर्थ पे ऑक्सीजन फ्री नहीं था, तो जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म रहा होगा it could survive even in the absence of oxygen. So it must have used existing organic molecules for its nutrition. So it must have been a heterotroph. अब जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस, जब उनकी सप्लाई जब कम हुआ होगा, सो दीज हेटेरोट्रॉफ्स मस्ट हैव इवॉल्व्ड इनटू ऑटोट्रॉफ्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थे उस वक्त दे मस्ट हैव डेवलप्ड, they must have adapted to the existing conditions. जैसे कि they must have developed, they developed a true nucleus, they developed specialized organelles. तो जो prokaryotes थे they turned into eukaryotic cells. So इस तरह एक
लिविंग सेल जो है, प्रिमिटिव लिविंग सेल, इट मॉडिफाइड इटसेल्फ इनटू यूकैरियोटिक सेल. Let us now look at the evolution of life forms. So Father Suarez and other religious leaders at that time gave a theory called the theory of special creation. They said that God has created all the living organisms. So there were three connotations in this theory. First, that all living organisms that we see today were created as such. मतलब कि जो living organisms हम आज देख रहे हैं, same वही organisms भगवान ने बहुत सालों पहले बनाए थे, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं हुआ. सेकेंड, the earth is 4,000 years old. एंड थर्ड, दैट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम आज देख रहे हैं, सेम उसी टाइप के ऑर्गेनिजम्स पास्ट में भी थे और फ्यूचर में भी सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, मतलब उनमें कोई डाइवर्सिटी नहीं होगी. Now, this theory was challenged in the 19th century by Charles Darwin. Darwin had gone on a sea voyage in a ship called HMS Beagle. This was the name of the ship. And he traveled all around the world. He went to many places. एंड जिन जिन प्लेसेस पे वो गए थे, उन्होंने वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, उन्होंने कुछ फॉसिल सैंपल्स कलेक्ट किए, एंड ही केम टू द कंक्लूजन दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयर सिमिलैरिटीज विथ द ऑर्गेनिजम्स which are present, with the other living organisms which are present, and also they share similarities with organisms that were present millions of years ago. मतलब कि जो living organisms हम आज present है, वो आपस में भी similarities share करते हैं, और जो living organisms millions of years पहले थे, उनसे भी कुछ similarities वो share करते हैं. मतलब कि जो उनमें से कई ऑर्गेनिजम्स आज एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. सो देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन, देयर हैज बीन अ स्लो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स. नाउ डार्विन सेड दैट एनी पॉपुलेशन हैज सम वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हमें पता है कि जो रिसोर्सेज है, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, वो सब लिमिटेड है. एंड जिन ऑर्गेनिजम्स में अच्छे वेरिएशंस होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच हैव गुड वेरिएशंस, दे विल सर्वाइव. एंड जिनमें बैड वेरिएशंस होते हैं, दे विल बिकम एक्सटिंक्ट. Now, Darwin called this fitness of an individual or population. Fitness. Now, according to Darwin, fitness refers ultimately and only to reproductive fitness. मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म बेटर फिट है, वो ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को जन्म देगा, विच विल मेक those type of organisms survive more, and hence that species will evolve, and nature will choose that species. So that was called as the theory of natural selection. Called it the theory of natural selection. Means organisms को nature ही choose करता है. जो organisms better fit है, उन्हें nature choose करेगा, वो survive करेंगे, और जो organisms are not fit, the organisms which are not fit, they will become extinct. Now, Alfred Wallace was another scientist. He was a naturalist who had gone to Malay archipelago.
Malay, Alfred Wallace was the scientist. Alfred Wallace. He had gone to Malay archipelago. And he also made similar conclusions. अब ये जो थियोरी है, डार्विन्स थियोरी, ये हम आगे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. I just gave a brief overview. Okay. Now we will look at evidences of evolution. सबसे पहले फॉसिल्स देखेंगे हम. सो फॉसिल्स, हमें पता है कि फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ years ago or a few years ago. So they are extinct organisms basically. तो हमें पता है कि फॉसिल्स जो है वो they are formed in sedimentary rocks, in ice, peat bog में भी मिल सकते हैं, and also in amber which is basically a resin. और भी कुछ substances में fossils form हो सकते हैं. अब फॉसिल्स जो हैं उनके स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है. स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी. अब फॉसिल्स बनते समय जो ऑर्गेनिजम्स ओल्डर थे या जो ऑर्गेनिजम्स प्रिमिटिव थे, दे ऑक्यूपाई द लोअर और द ओल्डर लेयर्स, and जो organisms advanced है they will occupy the upper or the more recent layers. तो fossils का जो age है that is determined by the radioactive dating technique. उसमें isotopes, radioactive isotopes of carbon are used. So we know that the radioactive isotope of carbon is C14. तो what is the significance of fossils? हमें पता है कि fossils will help us in understanding the structure of extinct organisms. Second, it will help us in understanding the phylogeny. Third, it will help us in determining the geological time period in which that organism existed. मतलब वो organism कौन से टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था वो हमें पता लग सकता है. और फोर्थ, इट कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द मिसिंग लिंक. मतलब मिसिंग लिंक कौन सा था. नाउ वी विल लुक एट व्हाट इज मिसिंग लिंक. तो मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक connecting link is an intermediate organism which has characters similar to two groups of organisms. एक एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स. अब आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल कुछ साइंटिस्ट को मिला था. तो इट इज बेसिकली एन एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. तो आर्कियोप्टेरिक्स में कैरेक्टर्स आर देयर. इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का कनेक्टिंग लिंक है ये. तो इसमें कैरेक्टर्स है विच आर सिमिलर टू some characters which are similar to reptiles and some characters which are similar to birds. तो reptiles के कौन से characters इसमें present हैं?
has jaw with homodont teeth. Second, the body has scales, claws, and tail. Third, the bones are solid और जो उसके रिब्स है दे आर सिंगल हेडेड. सो ये जो कैरेक्टर्स उसमें थे दे वर सिमिलर टू रेप्टाइल्स. और बर्ड्स के कौन से कैरेक्टर्स उसमें थे? फर्स्ट, बीक था उसमें. सेकंड, स्कल बोन्स जो थे दे वर फ्यूज्ड. फिर उसमें एक फेदरी एक्सोस्केलेटन था. और जो फोलम्स थे they were modified into wings. तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे उसमें जो कि बर्ड्स के जैसे थे. तो अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी. फॉसिल्स देखा हमने, अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी. तो इसमें there are 4 types of organs: homologous organs, analogous, vestigial, and then we will look at molecular evidence. तो पहले हम देखेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स. तो होमोलॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है बट फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है. सो दे आर ऑर्गन्स हैविंग द सेम स्ट्रक्चर, सो सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. फर्स्ट एग्जाम्पल इज बोन्स ऑफ 4 limbs of whale, cat, bat and humans. This is the first example. अब इन चारों में the forelimbs are made of bones: humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals, phalanges. सब में ये bones है. तो the structure is similar, but हर किसी में उनका function अलग अलग है. जैसे कि whale में it acts as flippers. Cat में function है to jump, to run. अब bat में it is used for flying, and in humans it is used for holding a pen or writing. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है. सो इट हैज इवॉल्व्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. डाइवर्जेंट, इट इज डाइवर्जिंग, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा है. So it is divergent evolution. The second example, first example we saw bones of forelimbs of whale, cat, bat and humans. Second example is thorns of bougainvillea,
and tendrils in cucurbita. तो बोगनविला में ये एक लीफ है, ये बोगनविला, और ये है सपोज कुकुरबिटा। तो दोनों के एक्सल ऑफ लीफ में यहाँ पे इसमें इट इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, और यहाँ पे इट इज मॉडिफाइड इनटू अ टेंड्रिल। तो इसमें फंक्शन है प्रोटेक्शन और इसमें फंक्शन है क्लाइंबिंग. So the structure is same, but the function is different. Now the third example is vertebrate. Third example is vertebrate brain and heart. Vertebrate brain or heart. So this was about homologous organs. Now homologous organs indicate common ancestry. So there is common ancestry क्योंकि structure the same है. मतलब सब organisms ये सब एक common ancestor से originate हुए हैं. So these homologous organs are very important in tracing evolution. अब हम देखेंगे analogous organs क्या होते हैं. Now analogous organs. एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो अलग होता है. स्ट्रक्चर इज डिसिमिलर और डिफरेंट बट द फंक्शन इज सिमिलर. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल is wings of butterfly and birds. तो दोनों में बटरफ्लाई और बर्ड्स. तो बटरफ्लाई के जो विंग्स रहते हैं दे एक्ट एज एपेंडेजेस. मतलब वो बॉडी को अटैच्ड है सिर्फ. एंड देयर आर नो बोन्स in the wings of butterfly. But birds की जो wings है they are modification of forelimbs. And there are bones in its wings. तो structure तो different है, दोनों का structure अलग अलग है, but function is similar. That is flying. तो स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए the evolution is convergent evolution. So it is convergent evolution. अब यहाँ पे ancestry कॉमन नहीं है, इसलिए they are not यहाँ पे लिखती हूँ मैं, this is very important. They do not important in evolution, or they do not have an important role in evolution. Very important. ये याद रखना है. Now the second example is eye of octopus and mammals. This is the second example. The third example is the flipper.
the flipper of penguin and dolphins. Flipper of penguins and dolphins. तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है बट फंक्शन सेम है. दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल. अब प्लांट्स में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज स्वीट पोटैटो. Sweet potato, you all know, it is also known as Ipomia batatas and potato. So, we all know that sweet potato is a root modification. So, it is a root modification. And potato is a stem modification. Now, both have the same habitat. both and the function, दोनों का function एक ही है, that is storage of food. So this is another example of analogous organs. अब हम देखेंगे what are vestigial organs. अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स which had some important function in our ancestors, but हमारे बॉडी में उनका कोई फंक्शन नहीं है. So they are just there. कुछ फंक्शन नहीं है. So they are not required in our body. Vestigial organs. They have no function in our body. तो उसके कुछ examples है. The first in humans I'll tell you all. First is nictitating membrane. Second is the vermiform appendix. Vermiform appendix it had some important function in herbivorous animals, that is to digest cellulose. But क्योंकि हम cooked food खाते हैं तो इसका हमारे बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है. Now the third one is wisdom teeth. Wisdom teeth means the third molar. इसका कोई फंक्शन नहीं है. And the fourth one is the coccyx, that is the tailbone. Now this does not contribute to posture. So these were the vestigial organs. Now these are important in evolution. They are important in evolution क्योंकि this indicates that we have descended from simple primates. So they are important in evolution. Homologous organs were important in evolution. Analogous organs were not important in evolution. And vestigial organs again are important in evolution. Now, there is another evidence which is called as the molecular evidence. Now, in molecular evidence, सारे living organisms में cell is the structural and functional unit of life. In all living organisms, cell is the structural and functional unit of life. In all living organisms, ATP is the source of energy. In all living organisms, proteins, there is a similarity in the function of proteins. And in all living organisms, AUG codes for methionine. So this acts as a molecular evidence which suggests that all living organisms have arisen from one living
ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम सबका एक कॉमन एंसेस्टर रहा है। So this was about evidences of evolution. So students, now we will look at anthropogenic evolution. Or evolution due to man. तो पहला एग्जाम्पल है इज इन इंग्लैंड. In England, there were two types of moths. White moth, which was called Biston Betullaria, and black moth, which was called Biston Carbonaria. So these two types of moths were present. Now these moths were nocturnal, तो वो रात को उड़ते थे और दिन के समय वो ट्री ट्रंक्स पे जाके बैठ जाते थे, रेस्ट करते थे. तो 1850s में, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देयर वाज नो पोल्यूशन. तब पोल्यूशन नहीं था, सो देयर वाज नो SO2. तो जो लाइकेंस थे वो ट्री ट्रंक्स पे ग्रो होते थे. लाइकेंस ग्रो ऑन ट्री ट्रंक्स. ये लाइकेंस ग्रीन कलर थे और व्हाइट कलर. तो इसके वजह से क्या होता था, जो व्हाइट मॉथ्स थे वो केमोफ्लाज होते थे. तो दोनों का रंग सेम होने की वजह से, व्हाइट होने की वजह से ये जो है वो ऐसे छिप जाते थे, वो दिखाई नहीं देते थे. तो इनकी संख्या ज्यादा थी उस वक्त. और जो ब्लैक मॉथ्स थे वो आसानी से विजिबल थे, इजीली विजिबल, and eaten up by birds. They were easily spotted, eaten by birds. तो उनकी संख्या जो है वो कम थी. पर 1920s में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो पोल्यूशन बढ़ने लगा. There was a lot of pollution, so lot of SO2 was released. जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें पता है कि लाइकेंस जो है दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स. तो लाइकेंस पोल्यूशन में ग्रो नहीं होती, सो दे स्टार्टेड डिसअपियरिंग लाइकेंस. तो जो ट्री ट्रंक्स थे उनमें व्हाइट लेयर नहीं था लाइकेंस का, और उनपे ट्री ट्रंक्स पे सूट जमा होने लगा. सूट ऑन ट्रीज. तो वो ऐसे ब्लैक कलर के होने लगे, जिसकी वजह से क्या है, जो ब्लैक मॉथ्स थे वो केमोफ्लाज होने लगे. उनकी संख्या बढ़ने लगी. और जो व्हाइट मॉथ्स थे they were visible, easily spotted by birds and eaten up. तो उनकी संख्या कम होने लगी. तो इसमें उल्टा हो रहा है. अब 1920s में ही इंग्लैंड के रूरल एरियाज में व्हाइट मॉथ्स ही ज्यादा थे. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ anthropogenic evolution or evolution due to man, and it is also evidence or example of natural selection theory by Darwin. So जो इस केस में black moths were fit to survive, so they were selected by nature. अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है वर्ल्ड वॉर का. सो इन वर्ल्ड
वर्ल्ड वॉर में पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ था. We know that penicillin is an antibiotic. So it was called a wonder drug at that time because it could kill many bacteria. But इसके क्या होने लगा, इसका मिसयूज होने लगा. तो सारे डिजीजेस में पेनिसिलिन ही देते थे. तो कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद ऐसा पाया गया कि बहुत सारे बैक्टीरिया में, मेनी बैक्टीरिया वर इम्यून टू पेनिसिलिन. तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्योंकि जो कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया गॉट किल्ड ड्यू टू पेनिसिलिन, बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे विच डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन. तो वो सर्वाइव होने लगे और उन्होंने वो रेजिस्टेंस अपने ऑफस्प्रिंग्स को दिया और वो बैक्टीरिया ज्यादा सर्वाइव होने लगे एंड दे वर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन. सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन. And in the next video, we will be learning about adaptive radiation and other theories of evolution, like Darwin's theory in more detail, mutation theory, and Lamarckism. So, thank you everyone.